हेलो फ्रेंड्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। इसका कहने का तात्पर्य है इसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पिछले साल पढ़ा था। मतलब क्लास 9 में हमने पढ़ा था वो अब हम क्लास 10 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है कोई भी ताकत होता है उसका कोई अंग सीमित नहीं होता। जैसे हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम जो है एक बहुत ही छोटा सा देश है जो हमारा राजस्थान राज्य इतना ही बड़ा है। इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इनकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातियां बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। बेल्जियम में जो है 59% हिस्सा फ्लेमिश में रहता है जो क्या है डच भाषा को बोलता है। शेष 40% लोग वेलेनियम क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो 40% बच गए लोग वो बेलिनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और उसमें से 1% लोग जर्मन भाषा को बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स से 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है उसमें से 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% बच गए वो डच भाषा को बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। जो लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं वे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही समृद्ध और ताकतवर, बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। और जो डच भाषा बोलते थे उससे क्या इससे नाराजगी थी कि भाई वो तो हमारा फ्रेंच भाषा बोलता है, जिसके कारण उसका रहन सहन और ताकतवर सबको ही हमसे ज़्यादा ही आर्थिक स्थिति अच्छी है और हमारी नहीं है। तो इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे लोग और डच भाषा बोलते थे तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा 1950 और 1960 के दशक। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। और इस दोनों समुदायों को जो टकराव है सबसे भयानक रूप कहाँ पर दिखा? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी थी। डच बोलने वाले लोग संख्या में हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। डच भाषा जो बोलते थे वो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास धन संपदा बहुत ही कम था। इस मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हैं बेल्जियम के सामुदायिक और क्षेत्रक जो ब्रुसेल राजधानी क्षेत्र है हमारा, ये फ्रेंच भाषाई जो फ्रेंच बोलता है ये हमारा हो गया उनका क्षेत्र जो फ्रेंच बोलता है। और डच भाषाई यहाँ के लोग डच बोलते हैं और जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र एक बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय
की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए। कहने का तात्पर्य है सन 1948 में है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसके कारण बहुसंख्यक बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनारा करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। कहने का तात्पर्य है जब 1956 में कानून बनाया गया जिसमें क्या है, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर यह संवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहलीय समुदायों के संबंध बिगड़ने लगे। बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। बेल्जियम जो एक देश है उसने श्रीलंका से अपना रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया, जिससे उसके सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार भी किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। इसका कहने का तात्पर्य है कि 1970 और 1993 के बीच एक फैसला लिया गया, संविधान में संशोधन किया गया, जिससे बेल्जियम में रहने वाले लोगों को बीच बेगानेपन नहीं महसूस हो और सभी क्या है मिलजुल कर रहे। उसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जिसका कहने का तात्पर्य है फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं और डच भाषा जो बोलते हैं उनके मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुदूर कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन, मतलब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषाई लोग हैं, ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार को बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है ब्रुसेल में क्या है अलग एक सरकार है जिसका प्रतिनिधित्व क्या है समान है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी समुदाय सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हैं, इस समुदाय के लोग सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों को जो है एक समुदाय सरकार चुनती है, जिसमें एक ही भाषा बोलने वाले, वो फ्रेंच भाषा बोले, डच भाषा बोले, वो दुनिया में कहीं भी रहे, ये इसको चुनते हैं और अपना सरकार चलाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सरकार को इनके फैसले लेने का पूरा से पूरा अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह एक व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, वरना युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के
आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया होता। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो हम लोग जानेंगे जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक या अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें जो है समुदायों के बीच जो है टकराव का संभावना बहुत ही कम हो जाता है और उससे राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व भी अच्छी तरह से मिल पाता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के बाकी सभी पर थोपना तत्काल तौर पर लाभकारी लग सकता है और आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक भी हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। कहने का तात्पर्य है बहुसंख्यक जो है बहुसंख्यक एक अखंडता देश के लिए भी एक हानिकारक है। बहुसंख्यक लोग जो होते हैं वो अल्पसंख्यक लोगों पर भी भारी प्रभाव पड़ता है और बहुसंख्यकों को भी बर्बादी का एक कारण बन जाता है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय से थे। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और सुन्नी मुसलमानों के आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरूत में भी बस जाते हैं, साथ में रहते हैं, मेलजोल होता है, पर गिरह युद्ध से वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा गया था। इसका कहने का तात्पर्य है कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था और उसकी जो माँ थी वो मुसलमान थी और उसके जो पिता थे वो ईसाई थे। दोनों अलग अलग धर्म के लोग थे और वो साथ में रहते थे, लेकिन गृह युद्ध होते रहता था। इसी गृह युद्ध में वो चाचा की ऐसी लड़ाई हुई कि वो चाचा मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेखनन के सारे नेता के साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद पर शिया मुसलमान के लिए। तो जब गृह युद्ध की जब समाप्ति हुई तो सब समुदायों के लोग मिलकर सत्ता के बंटवारे की बात रखी और बोला कि माइनॉरिटी के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा और शिया जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा और ऑर्थोडॉक्स की पद संसद की अध्यक्षता पर रहेगी। मतलब ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो संसद की अध्यक्षता के पद पर रहेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विस्तार सामने आया। कहने का तात्पर्य है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण राजनीतिक सत्ता की साझेदारी का रूप सामने। लंबे समय में यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करने का संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति है, स्रोत है। कहने का तात्पर्य है कि
सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या समुदाय के पास होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कभी भी निर्णय लेने में किसी को परेशानी का सामना नहीं होना पड़ेगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, जो एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का इसमें लोग स्वशासन की संख्याओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका। कहने का तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न अंग जैसे हो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का एक बंटवारा रहता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकारों को अक्सर संघ या केंद्रीय सरकार। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। हमारा जो सत्ता का बंटवारा है वो हमारा सामाजिक समूह, मसलन और भाषाई के आधार पर भी किया जा सकता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों से भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। इसे कहने का तात्पर्य है सत्ता के बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार से दबाव समूह या आंदोलन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प भी होना चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। कहने का तात्पर्य है पार्टियां जो है ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों का यह आपसी प्रतिद्वंदी की इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाए कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सत्ता या किसी भी समुदाय के लोगों के बीच हमेशा एक ही पार्टी नहीं रहता है। पार्टियां बदलती रहती हैं और समय अवधि भी बदलते रहते हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में हम व्यापार, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भागीदारी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पार्टियां अधिकतर मिलकर चुनाव भी लड़ती है। कभी किसी समुदाय से कोई और पार्टी जीत जाता है तो कोई अलग पार्टियां जीत जाती है और इसका एक निश्चित समय अवधि रहता है, जिसके कारण सत्ता अलग अलग विचारधारा के लोगों के पास जाती रहती है और आती रहती है। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।